रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी, इससे पहले सबक नंबर 10 आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज सबक नंबर 11 है। कल गुज़श्ता जुमा को छुट्टी थी और आज सबक नंबर 11 है। टेक्निकल एनालिसिस का एक और अहम पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। कल एक साहब ने, गुज़श्ता दिन अभी कल ही का वाकया मैंने शेयर लगाया था, एक साहब ने शेयर खरीदा तो मुझसे पूछा कि इसमें कुछ नुकसान है, जरा देख लीजिए क्या मामला है, रहनुमाई कर दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई भेजो। वैसे तो ये काम करते नहीं, हम अपना अपना खुद देखे कितना लोगों का इंसान देखेगा, तो बताने लगे। हमने पूछा किस बेस पे खरीदा था, क्या टेक्निकल था, क्या एनालिसिस था, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, या किस हिकमत अमली के तहत लिया, और क्या बोलते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह। कह रहे हैं ये सब क्या होता है, 15 सबक पढ़ चुके, कह रहे हैं ये सब क्या होता है। तो ऐसी सूरत हाल आपके साथ बिना पेश आए तो उसके तवज्जो की सुनिए और तवज्जो के साथ प्रैक्टिस करिए और मश करिए। चलिए, आज जो है जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भी टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही अहम सबक है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये समझ लीजिए कि तमाम असबाक के अंदर सबसे अहम तरीन सबक है। बस हमारी क्या हमारी तमाम असबाक के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीन सबक कौन सा है? टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला है। सबसे पहले ये समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते किसको, ये समझिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सबसे पहले नंबर पर तारीफ समझ लीजिए। देखिए, सपोर्ट ऐसी जगह को कहते हैं जहां से एक शेयर की कीमत बार बार ऊपर चली जाती है। जहां से एक शेयर की कीमत बार बार क्या है, ऊपर चली जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां से एक शेयर की कीमत बार बार नीचे चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और आसान जुबान के अंदर मैं इसको आपको बताऊं कि सपोर्ट ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर बायर यानी खरीदने वाले बैठे होते हैं। जैसे उस जगह के आसपास प्राइस आती है तो बायर खरीदना शुरू करते हैं, और जैसे ही खरीदते हैं जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक उसकी प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पर सेलर बैठे होते हैं, क्या बैठे होते हैं? सेलर बैठे होते हैं, यानी बेचने वाले। जैसे ही प्राइस उस लेवल के आसपास जाती है, प्राइस वहां से ऑटोमेटिक क्या करते हैं, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, और प्राइस फिर वहां से क्या है, नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो बहुत सिंपल जुबान के अंदर मैंने तारीफ की कि सपोर्ट जहां से बार बार प्राइस उठती है, रेजिस्टेंस जहां से बार बार प्राइस क्या बोलते हैं, बढ़ती है। और आसान जुबान के अंदर सपोर्ट जहां पर बायर बैठे होते हैं, और रेजिस्टेंस जहां पर सेलर बैठे होते हैं। बात हमारी क्या हमारी? तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तारीफ हुई। अब एक चीज समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग कैसे करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम मार्किंग कैसे करेंगे? तो सिंपल सा हमें चार्ट के ऊपर देखना है, जहां से प्राइस दो मरतबा जिस लेवल से कम से कम उठी हो। मिसाल के तौर पर एक प्राइस ऐसे गई, फिर यहाँ ऐसे प्राइस आई, उड़ गई यहाँ से, फिर एक मतलब फिर प्राइस ऊपर गई, फिर ऐसे एक जगह पर आई, फिर एक यहाँ से प्राइस उठ गई। तो हमें कोई ऐसा लेवल, ऐसा जोन, ऐसा एरिया, ऐसा इलाका तलाश करना है जहां से प्राइस कम से कम दो मरतबे उठी हो। तो उस जगह पर हमें एक सिंपल सी एक लाइन मार्क कर देनी है। बस हमारी इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे? हमें कोई ऐसा इलाका, ऐसा एरिया तलाश करना है जहां से एक प्राइस बार बार गिर रही हो। मसलन प्राइस यहाँ से उठी, इस लेवल तक आई, मसलन 100 रुपये पे प्राइस गई, और यहाँ से प्राइस टक्कर खा के गिर गई। फिर उसके बाद में प्राइस फिर ऊपर गई, फिर इसी लेवल पर आई, तो इसको हम बोल सकते हैं दो मरतबा प्राइस के आसपास से क्या है, गिरी, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब दो मरतबा जहां से प्राइस गिरी वहां कम से कम दो मरतबा होना चाहिए। उस कैंडल से हम मार्किंग करके क्या आगे तक छोड़ देंगे। जैसे भी आप निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी 2024 के अंदर आप देखेंगे तकरीबन लास्ट के वक्त में नवंबर दिसंबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर के आसपास में ये निफ्टी गया था 26,000 के आसपास। और उसके बाद में वहां से गिरा निफ्टी, तो आया तकरीबन 21-22 हजार के आसपास गिर करके आया था। और उसके बाद में फिर अभी गुज़श्ता साल उसी आयन मौके पर, हालांकि ये सब एक कयासात होते हैं, फिर गुज़श्ता साल एक साल के बाद में फिर रिकवर भी हो गया। फिर वो एक 26,000 के लेवल के आसपास पहुंचा निफ्टी, वही सितंबर अक्टूबर के आसपास में, नवंबर के आसपास में। तो मैंने एक बात उस वक्त स्टेटस भी लगाई थी कि निफ्टी फिर ऐसी जगह पर आ रहा है कि जहां से पिछले साल गिरावट आई थी, और इत्तेफाक की बात देखिए फिर वहीं से निफ्टी बुरी तरीके से गिर गया। वो जंग वगैरह का माहौल अलग है। तो जहां से बार बार प्राइस गिरे उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसको ऐसे हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर अभी हमने आपको अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने कैसे बताया, सिंपल से ऐसे मार्किंग करके तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम मार्किंग क्या कर लेंगे। तो अब आप रट्टू तोता न बनिए, इस मफहूम को वसी करिए और कुशादा करिए। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि सपोर्ट ये, रेजिस्टेंस ये, तो अब आप ऐसा समझ गए होंगे कि लगता है सपोर्ट किसी एक लाइन का नाम है,
या रेजिस्टेंस किसी एक सीधी ऐसी लाइन का नाम, इसी को हम सपोर्ट कहेंगे, इसी को रेजिस्टेंस कहेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मैंने तारीफ की है, वो तारीफ मैंने इसीलिए यूं नहीं की है, बल्कि एक आम तारीफ की। आम का मतलब ये कि ऐसी जगह, ऐसा इलाका जहां से प्राइस बार बार उठे, वो सपोर्ट है। अब वो जगह, वो इलाका जरूरी नहीं कि ऐसी ही लाइन के जरिए से हम नापें, बल्कि मुमकिन है कभी कभी ट्रेंड लाइन से भी हम नाप लेते हैं। तो अब इस लेवल को आप सपोर्ट कह सकते हैं, इस लेवल को आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। बात हमारी कि नहीं तुम्हारी? इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आप इस लाइन को आप सपोर्ट कह सकते हैं, इस लाइन को आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि ये सीधी लाइन का सपोर्ट नाम है, नहीं, मैंने ये कहा वो इलाका जहां से प्राइस बार बार उठती हो वो सपोर्ट है, और जहां से बार बार प्राइस गिरती हो वो रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप यूं भी मार्किंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बसा औकात देखते होंगे बहुत से लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, सीधी लाइन क्या रट्टू तोता बनना है? नहीं, इंडिकेटर में आप उसकी लाइन ऐसे ऐसे होती है। अब खुदा न खास्ता एक प्राइस यूं उठा, फिर आया, यूं उठा, फिर आया, यूं उठा, फिर आया, तो इस लाइन को भी, इंडिकेटर की लाइन को भी सपोर्ट का नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर की लाइन ऐसे नजर आएगी। अब एक प्राइस बार बार यूं गिरी, फिर टक्कर खा के गिरी, फिर टक्कर खा के गिरी, फिर तो आप देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ, जगह अलग अलग है, लेकिन इस लाइन को भी हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं जितनी हिकमत अमली आपको नजर आएंगी, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, अब सप्लाई डिमांड जोन, पता नहीं क्या सब कुछ, उन सब की बुनियाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। यानी हर आदमी इसी तलाश में है कि हमको सपोर्ट मिल जाए, और हर आदमी इसी तलाश में है कि हमको रेजिस्टेंस मिल जाए। हर आदमी इसी तलाश में कि हमको सपोर्ट मिल जाए, और हर आदमी इसी तलाश में कि हमको रेजिस्टेंस मिल जाए। बात हमारी क्यों है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोलेंगे, एक रट्टू तोता नहीं बनना है, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसी जगह, ऐसा इलाका जहां से कोई शेयर बार बार उठे, और रेजिस्टेंस जहां से कोई शेयर बार बार गिरे। अब वो जगह, वो इलाका जरूरी नहीं कि इसी लाइन से मार को, बल्कि ऐसे भी मार कर सकते हैं, ऐसे भी मार कर सकते हैं, इंडिकेटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जितनी भी इस्तेलाहात हैं वो सब, क्योंकि हर आदमी यही तलाश रहा है कि यहाँ से प्राइस उठ सकती है। अब उसके लिए वो बहुत सारी हिकमत अमली अपना रहा है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है। इसी तरीके से हर आदमी यही तलाश रहा है जहां से प्राइस गिर सकती है तो बेच के निकल लो। अब उसके लिए वो बहुत सारे आले, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। बस हमारी ना हमारी, तो इसलिए इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। चलिए, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको आप समझ लीजिए। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर सिंपल सा स्ट्रेटेजी, सिंपल से हमारी बेसिक से बहुत बुनियादी सी स्ट्रेटेजी हमारी है कि सिंपल सा ऐसे आप दो मार्क करेंगे जहां से फिर आगे तक ऐसे लाइन को खींच देंगे। सपोर्ट भी बना लिया, एक रेजिस्टेंस भी बना लिया। अब उसके बाद में जब प्राइस हमारे सपोर्ट के लेवल पर आए, आगे जब कभी भी हमारे सपोर्ट के लेवल पर प्राइस आए, तो यहाँ पर जब कोई, अब पीछे वाले सबक से मिलाइए, जब कोई बुलिश कैंडल स्टिक इस लेवल पर बनने लगे तो इस लेवल पर हम बाय करते हैं। जैसे हैमर हो गया, इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर हो गया, इसी तरीके से बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गया, तो फिर वहां पर हम कैंडल वाला सबक को अप्लाई कर देंगे। यानी मसलन हैमर बना यहाँ पर, ठीक है, हैमर बन गया, तो अब अगली कैंडल का इंतजार करो, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अगली कैंडल पे क्या करना, बाय करना, और सिंपल सा ये हमारा सफर रेजिस्टेंस तक चलेगा। सिंपल सा ये हमारा सफर कहाँ तक चलेगा? रेजिस्टेंस से चलेगा। जब प्राइस रेजिस्टेंस को पहुंचेगी तो उस लेवल के ऊपर कोई बियरिश कैंडल स्टिक बनने लगे, यानी हैंगिंग मैंग इस टाइप की कोई कैंडल, तो जो भी कैंडल का रूल था उस रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, वहां से निकल जाएंगे। इसमें एक अहम और नोट करने की बात यह कि अगर आपका ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसके नीचे क्या होता है, स्टॉप लॉस रखते हैं। अब देखिए कि अगर मान लो यहाँ पे हमने बाय किया, तो अगर प्राइस ऊपर गई तो बहुत अच्छी बात है, 10-15 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती तो एक आध रुपए का स्टॉप लॉस होता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी लिया जाता है, सिर्फ नफा ही नफा नहीं। अब आप देखिए, हमने एक रूल बताया आपको कि हमेशा हमारी बाइंग सपोर्ट के लेवल के ऊपर होगी और हमारी सेलिंग रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर होगी। अब मुझे ये बताइए, कोई बंदा क्या करता है, अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, कोई बंदा क्या करता है, यहाँ खरीदता है, यहाँ खरीदता है, तो मैंने कहा कि प्राइस जो चलती वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाती, तो अब यहाँ पर आप खरीदोगे तो ऑटोमेटिक उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो प्राइस नीचे गिर करके यहाँ आएगी। बस हमारी कि नहीं, यहीं पर प्राइस गिरना ही गिरना उसको। ये क्या, ये बीच में क्यों खरीद रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, बीच में इस लेवल पे, इस लेवल पर खरीदने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है, प्राइस को यहाँ आना है। अच्छा, बहुत से बंदे क्या करेंगे, प्राइस गिर के आएगा तो अब बेचारे हिम्मत हार जाएंगे, तो अब इस एरिया के पास बेच देंगे, इस एरिया के पास क्या कर देंगे, बेच देंगे। हालांकि अब प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर से उठने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी मैं इसको मजीद और क्लियर करूंगा। तो ये सिंपल सा हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बाय और सेल करने का। एक तरीका सिंपल वाला मैंने बता दिया। दूसरा तरीका यह है कि इसके अंदर भी ब्रेक आउट की वो तमाम शक्लें आप फिट कर लीजिए जो मैंने आपको इससे पहले
पढ़ाई थी, 18 शक्लें बनती हैं, उन तमाम शक्लों को इस पर अप्लाई करिए। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद में जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर इन 3 लेवल जो मैंने बताया था उसके हिसाब से, और यहाँ पर स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो बहुत सिंपल सा, बहुत, जब भी आप कोई खरीदने जाएं शेयर तो आप देखिए, टेक्निकल एनालिसिस देखिए कि जो मैंने इधर के गुज़श्ता जो 10 बाग और आज का सबक जो मैंने पढ़ा, इनके किस बेस पे आप खरीदने जा रहे हैं, कोई लॉजिक है खरीदने का कि नहीं। यह वही वाला काम कि कल जैसे मैंने एक साहब से पूछा तो कह रहे हैं ये सब हमको नहीं पता, ये सब कैसे पता करते हैं, हमने तो निफ्टी से खरीदा, हमने एनएसई से खरीदा। तो ऐसे ही निफ्टी से एनएसई से खरीदा तो निफ्टी और एनएसई आपका ठेका लेके थोड़ी ना बैठे हैं कि भाई आपको प्रॉफिट करवाएंगे, वो तो नुकसान भी करवा देते हैं ना। तो निफ्टी से खरीदना कोई मतलब, बस निफ्टी को पता चल गया बस समझो पूरा शेयर मार्केट जान गए। तो इसलिए इस चीज को आप समझिए। बस हमारी जैसे हम स्टेशन, अब एक बात मैं मजीद और क्लियर करता हूँ, उसके बाद में और मजीद क्लियरिटी इसके अंदर आएगी। देखिए मैंने 2-3 चीजें समझा दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तारीफ कैसे मार करेंगे, दूसरी चीज कैसे एंट्री एग्जिट होगी, एक तरीका सिंपल वाला, दूसरा तरीका ब्रेकआउट वाला इसके अंदर। अब एक नई चीज समझिए, कभी ऐसा होगा कि एक सपोर्ट होगा वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, और एक रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। कभी क्या होता है, कभी ऐसा होता है एक हमारा सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और एक रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। अब वो तरीके क्या है समझिए। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं दिया करता हूँ, अरबी जुबान के अंदर जो उलमा है वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन जो आवाम है उनको भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए एक मिसाल आप पढ़ते होंगे अरबी के अंदर, किताबू वलदी जैदिन, किताबू वलदी जैदिन, जैद के लड़के की किताब। अब इसके अंदर आप इसकी तरकीब जब करते होंगे तो ये है मुजाफ, ये क्या है, मुजाफ, और ये है मुजाफ इले मुजाफ। वलद क्या है, मुजाफ इले भी और मुजाफ भी, यानी इसका ये मुजाफ इले है और अगले वाले का मुजाफ है, तरकीब इसकी करते होंगे आप। और ये क्या है, मुजाफ इले है। तो ये बंदा बीच वाला क्या है, ये बंदा दोनों है, मुजाफ भी और मुजाफ इले भी। तो इसमें कोई शको शुबा, कोई शको शुबा नहीं। इसी तरीके से बसा औकात ऐसा होता है कि हमारा जो एक चीज होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हुआ करती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब मिसाल के ऊपर देखिए, मिसाल के तौर पर होता यह है कि एक इसका सपोर्ट है, इसका क्या है, ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस चलती है। तो प्राइस अब क्या जब चलेगी यहाँ से, तो मसलन ये सपोर्ट मैंने एस बना दिया, तो अपने रेजिस्टेंस तक जाएगी, फिर सपोर्ट तक गिर के आएगी। तो इसका जो सफर चलेगा वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक चलता है, बीच में गाड़ी से उतरने बैठने का नहीं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं, जाहिर बात है वो सब रेजिस्टेंस के बाद से तो वहां से तो प्राइस गिरनी ना, क्यों आप ऐसे एरिया पर रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्राइस चलती रहेगी, कभी एक मौका ऐसा आएगा कि ये अपने रेजिस्टेंस को, जो इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट कर देती है। इस पे मैं आर बना देता हूँ, इसको क्या कर देगी, ब्रेकआउट कर देगी। बात हमारी भी हमारी। अच्छा, तो जब ब्रेकआउट करेगी, फिर जब ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट कर ले, ऐसे रिटेस्ट कर ले, तो अब ये कहा जाता है कि ये इसका जो रेजिस्टेंस ना, अब ये सपोर्ट बन गया। ये क्या बन गया, पहले ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, लेकिन जब ऊपर वाले को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लिया तो अब ये क्या बन गया, ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन सपोर्ट बन गई। और इसका रेजिस्टेंस कहीं और ऊपर की सिमत में अब इस तरीके से होगा, कहीं और ऊपर की सिमत में इस तरीके से होगा। तो अब ये गाड़ी जो पहले इसके दरमियान में चल रही थी, वो गाड़ी अब इस लेवल के दरमियान में चलेगी, और हमारा सफर इसके दरमियान में होगा, सिंपल सा हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हुआ करेगा। तो इस तरीके से फिर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक गाड़ी सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरह चलेगी। उसके बाद में फिर कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि मान लो इस तरह गिरना है, फिर चलते चलते फिर एक वक्त ऐसा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा। तो अभी ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट करेगा, तो ये क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ब्रेकआउट करके फिर इसको क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा, इसको फिर क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद में फिर ये ऊपर जाएगा। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ये था ना, ये खत्म हो गया, अब ये बन गया हमारा सपोर्ट लाइन, और ये गाड़ी अब इसके ऊपर। तो ऐसे ही शेयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, और हम लोग सोचते रहते हैं कि इस लेवल तक आ जाए, तो इतना आसान नहीं होता इस लेवल तक उसका पहुंचना। फिर अब ये क्या बन जाएगा, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का कहीं पर ऊपर कहीं और होगा, तो अब इस लेवल के दरमियान में इसका सफर चलता रहेगा। तो अब आप देखिए इसका जो सफर चलेगा वो चलेगा सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, दरमियान में गाड़ी में उतरने बैठने का नहीं है। अच्छा, अब जब प्राइस गिरना शुरू होती तो भी वो गिरती भी इसी तरीके के मुताबिक है, वो गिरती भी इसी तरीके के मुताबिक। अब जब प्राइस गिरना शुरू होगी तो क्या करेगी, मसलन ये रेजिस्टेंस है इसका, ये क्या रेजिस्टेंस है इसका, तो अब रेजिस्टेंस से गिरेगी, तो अब इस लेवल पे सोचो खरीद के यहाँ से पलट जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये प्राइस गिर करके अपने सपोर्ट तक आना ही आना है, इसको ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि अपने सपोर्ट तक आना ही आना है, और इस सपोर्ट पर आकर के फिर ये इस सपोर्ट पर लेकर के चलने के ऊपर कोशिश करेगी, तो अब यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगी तो अब उसका हम लोग कहते हैं ना कि निफ्टी का नेक्स्ट लेवल ये, निफ्टी का नेक्स्ट लेवल ये, फिर अगला लेवल ये, तो ये इसी से मार्किंग होती है। फिर अब ये इसको अगर उठ गई तो ठीक,
नहीं उठी तो अगर इस रेंज को तोड़ेगी यानी ब्रेक डाउन करेगी, तो अब हम लोग सोचते रहते हैं ना, फिर रिटेस्ट करके अगर प्राइस नीचे आएगी तो अब इस लेवल तक आएगी, ये इसका लेवल है, सपोर्ट लेवल। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से पलट जा प्राइस यहाँ, अब इसके लिए इतना आसान नहीं ऊपर जाना, इसका ये रेजिस्टेंस बन जाए इस तरीके से। फिर अगर प्राइस क्या है, मान लो इस लेवल को भी रोक देता है, यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं रोकने के अंदर, पलट जाती प्राइस तो ठीक है, नहीं कामयाब होती तो अब इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करके फिर क्या प्राइस इस लेवल तक अब आएगी। बात हमारी क्लियर है। तो अब अगर यहाँ से उठने में कामयाब, तो अब अगर इस ये उठाने में कामयाब हो गए सपोर्ट, तो प्राइस उठ जाएगी। ये भी नाकाम हो गए तो प्राइस तोड़ करके इसको फिर कहीं और लेवल तक इसका सपोर्ट नीचे होगा तो वहां तक आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइस जब भी चलेगी तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर अगले सपोर्ट से अगले रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से ऊपर जाएगी। और जब गिरेगी तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, प्राइस गिरते हुए नीचे आएगी। अब दरमियान में यहाँ खरीदें, यहाँ खरीदें, यहाँ बेचें, ये सब बेकार की फिजूल की चीजें होती हैं। यही वजह होती है कि हम लोग नाकाम होते हैं। बात समझ ना, यहाँ अगर कोई खरीदता है कितना छोटा सा स्टॉप लॉस हो, ये हमारा टारगेट इतना बड़ा हमारा होता है। अगर 1 रुपये का नुकसान, ये रिस्क मैनेजमेंट आगे आएगा, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, तो इससे नुकसान के चांसेस हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस है, कितना सिंपल सा, ऊपर ये चल रहा है, इस दरमियान में सपोर्ट, यहाँ ब्रेकआउट किया, अब ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना लिया, अब इसके दरमियान में गाड़ी चलेगी। अब यहाँ गया ऊपर, फिर इसको सपोर्ट ले लिया, अब कहीं और तक आगे गाड़ी जाएगी। अब जब गिरना शुरू होगी तो पहले इस लेवल से रुकने की कोशिश करेगा, नहीं रुकेगा तो इस लेवल से रुकने को, नहीं रुकेगा तो अब यहाँ तक गिर करके आएगा, इसको भी तोड़ेगा तो कोई और यहाँ पर नीचे सपोर्ट होगा। तो इस तरीके से प्राइस क्या करती है, काम करती है। एक तस्वीर मैं आपको सामने लगा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, और मजीद चार्ट पर ले चलूंगा तो आपको मजीद क्लियरिटी इसके अंदर फायदा होगी और मजीद क्लियर बात समझ में आएगी। चलिए ये आप देखिए, ये प्राइस पहले इसके दरमियान में कितना बढ़िया चल रही है, ये सपोर्ट है और ये क्या रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर एक जगह आता है यहाँ पर प्राइस जाती है और फिर ये इस लेवल तक सपोर्ट रेजिस्टेंस अगला ये हो गया। उसके बाद आप खुद देखिए कि अब ये इसका सपोर्ट था, लेकिन रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर नहीं गई, बल्कि अपने इस सपोर्ट से जब नाकाम हुई तो अगले सपोर्ट तक आई प्राइस, अगले सपोर्ट तक आई प्राइस, फिर उसके बाद ऊपर गई। तो अब मुख्तलिफ सपोर्ट, मुख्तलिफ रेजिस्टेंस बने हुए हैं, आपको खुद वादे हो गया होगा। अब अगर मान लो इसको भी तोड़ देती प्राइस तो इस लेवल तक आएगी, ये सपोर्ट इसका, इसको भी तोड़ते प्राइस तो इस लेवल तक आएगी, 2 मरतबा 3 मरतबा यहाँ से प्राइस उठी। तो इस तरीके से प्राइस क्या होती है, काम करती है। अभी मैं इसमें ज्यादा मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ, मजीद चार्ट के ऊपर ले चलूंगा तो और मजा आएगा आपको। ये मैंने जल्दी में दिखा दिया है, लेकिन वहां पर और बेहतरीन से बात क्लियर नजर आएगी। चलिए मैं आपको दूसरी चीज में पढ़ा दूं आपको, उसके बाद आगे ले चलता हूँ चार्ट के ऊपर। एक इस्तेलाह मार्केट के अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं गैप अप और गैप डाउन। क्या बोलते हैं, गैप अप और गैप डाउन बोलते हैं। अब वो गैप अप गैप डाउन का क्या मतलब होता है, गैप अप गैप डाउन का मतलब ये होता है कि मान लो प्राइस अगर कल रात को, कल शाम को अगर कहाँ बंद हुई, 100 रुपये पर बंद हुई, तो अगले दिन उसको कहाँ से खुलना चाहिए भाई, अगले दिन उसको यही 100 से खुलना चाहिए, आगे चलो या नीचे चलो 100 से खुलना चाहिए ना। तो क्या होता है, कभी प्राइस 100 पे नहीं खुलेगी, मसलन अगर 100 पे बंद हुई थी तो अगले दिन प्राइस खुलती है 110 के ऊपर, यहां से प्राइस खुलती है इस लेवल से। तो इसी को हम कहते हैं गैप अप। क्या बोलते हैं, गैप अप बोलते हैं, यानी ये गैप है इन दोनों कैंडल के दरमियान में, इसको हम गैप अप बोलते हैं। क्योंकि ये जो गैप अप होता है ना, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, इसलिए मैं इस बहस को यहाँ पर छेड़ रहा हूँ। इसी तरीके से अगर प्राइस गैप नीचे की सिमत में गैप, यानी मसलन ये प्राइस अगले यहाँ पे क्लोज हुई, मसलन 80 रुपए पे क्लोजिंग हुई प्राइस के, रातों रात में ट्रंप ने कुछ ऐलान कर दिया कि मैं कल ईरान पे हमला कर रहा हूँ, ये वगैरह, ऑटोमेटिक रात में सेलिंग का प्रेशर बढ़ा और एकदम लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ और प्राइस यहाँ पे खुलती, डायरेक्ट 60 रुपए पे अगले दिन खुली प्राइस। तो इसको हम बोलते हैं गैप डाउन। क्या बोलेंगे, गैप डाउन बोलेंगे, इतना गैप है इसके दरमियान में। तब आपको समझना ये है कि जो गैप अप होता है ये एक बेहतरीन सपोर्ट के तौर पे काम करता है। कैसे, देखिए मसलन ये दो कैंडल हैं, तो हमें एक लाइन मार्क यहाँ करनी है, एक लाइन मार्क हमें यहाँ करनी है। यहाँ पे प्राइस बंद हुई थी और यहाँ पे प्राइस खुली, तो आगे जब प्राइस जाएगी, तो जब प्राइस गिर करके करेक्शन करने आएगी जो कि उसकी फितरत का तकाजा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी तकरीबन पिछले साल के इसी सपोर्ट पे आकर के खड़ा हुआ है, पिछले साल के इसी सपोर्ट पे आकर के खड़ा हुआ है। पिछले वहाँ जो है, पिछले साल इसी मौके पर 7 अप्रैल के आसपास में इसी मौके पे एक इसी तरीके से मार्केट में गिरावट थी जैसे अभी है, तो मैंने बाकायदा मार्किंग करके भी रखा कि इस लेवल पे खड़ा हुआ प्राइस आकर के, अब यहाँ से वो कोशिश करेगा उठने की, बस हमारी की नारी। अब ऐसे लेवल पे अगर उठ गया तो ठीक है, नहीं उठ पाता है तो पहला सपोर्ट इसका ये बनता है, दूसरा सपोर्ट इसका ये बनेगा। अब अगर इसको तोड़ता तो ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा एरिया इसको ये भरने आएगा, फिल करने आएगा, इस एरिया से उठने की कोशिश करेगा, बस हमारी क्यों, तो ये
बेहतरीन सपोर्ट के तौर पे काम करता है। तो कहीं अगर गैप अप हो किसी शेयर के अंदर, तो आप इस तरीके से उसमें भी इस हिकमत अमली को अपना सकते हैं कि ये सपोर्ट का लेवल हो सकता है, इसको तोड़ता है तो फिर ये अगला सपोर्ट ये हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी शेयर के अंदर गैप डाउन हो, मान लो ऐसे है, और अगली कैंडल यहाँ पे खुली, तो एक लाइन यहाँ मार्क करो, एक लाइन यहाँ मार्क करो। अब ये इसकी फितरत का तकाजा, मैंने क्या कहा था कि गिर रहा शेयर तो भी थोड़ा ऊपर जाएगा, लोअर लोअर हाई लोअर लो इस तरीके से बनाएगा। तो अब क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगा, तो पहले नंबर पर रिटेस्ट करके इसको ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये लेवल इसका रेजिस्टेंस का होगा। क्या फेस करेगा, रेजिस्टेंस की, प्राइस यहाँ से फिर नीचे आएगी। लेकिन अगर इसको ये तोड़ने में कामयाब होता है तो ये अगला रेजिस्टेंस ये होता है, यानी प्राइस के फिर यहाँ तक चढ़ करके गिरने के चांसेस हुआ करते हैं। तो इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे ले सकते हैं गैप डाउन के अंदर। अब इसके अंदर आप खुद ही देखिए, ये कैंडल है, यहाँ ये गैप है बेहतरीन सा, फिर ये प्राइस गिरती है तो यहाँ से टूटने के चांसेस होते हैं। ऐसे गैप डाउन में अगर आप देखेंगे, ये कैंडल यहाँ, ये कैंडल यहाँ, इतना नीचे प्राइस खुली, तो यहाँ इस लेवल तक जब ये कैंडल जाएगी तो इसके पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, ऐसे इसमें पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, इस तरीके से चीजें इसमें आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूँ। अब एक और इस्तेलाह यहाँ पर समझ लीजिए, जिसको हम कहते हैं यूसी और एलसी। क्या बोलते हैं, यूसी और एलसी बोलते हैं। यूसी का मतलब होता है अप ट्रेंड, सॉरी, यूसी का गलत निकल गया लफ्ज मुंह से। यूसी का मतलब होता है अपर सर्किट और एलसी का मतलब होता है लोअर सर्किट। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर हर शेयर के अंदर एक यूसी कीमत होती है और एक एलसी कीमत होती है। इसका क्या मतलब होता है, अपर सर्किट का मतलब होता है कि ऊपर की सिमत में एक लिमिट लगा देता है सेबी हर शेयर के अंदर, और लोअर सर्किट का मतलब होता है कि नीचे की सिमत में एक लिमिट लगा देता है, यानी उस दिन शेयर की प्राइस उससे नीचे नहीं हो सकती है और किसी शेयर की प्राइस उससे ऊपर नहीं हो सकती उस दिन के अंदर। बस मानिए मसलन क्या होता है, एक शेयर जिसका रेट है 250 रुपये, 250 रुपये, तो सेबी क्या करता है, उसने यूसी लगा दिया अपर सर्किट 300 और एलसी लगा दिया अपर सर्किट 200, यानी 5% में लगाता है, 5%, 10%, 20%, आमतौर से यही तीन होते हैं। तो सेबी तय कर देता है कि एक दिन के अंदर इस शेयर की कीमत इसके ऊपर नहीं निकल सकती है, यानी इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ सकता है, और एक दिन के अंदर इस शेयर की कीमत इससे नीचे नहीं निकल सकती, यानी इससे नीचे नहीं गिर सकती प्राइस, इससे नीचे प्राइस नहीं गिर सकती है। यानी जैसे ही प्राइस 300 के लेवल को पहुंचेगी, यानी बहुत ज्यादा, जब ऐसा कब होगा, जब यूसी कब लगता है, जब बहुत ज्यादा उसमें डिमांड हो, यानी हर आदमी खरीदना चाह रहा है, कोई बेचने नहीं चाह रहा, तो एकदम से प्राइस धड़ाम से ऊपर चली जाती है। ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, प्राइस ऊपर चली जाती है तो फौरन उसकी खरीदो फरोख्त क्या कर देता है, सेबी बंद कर देता है। अब आगे नहीं खरीदो फरोख्त हो सकता है, उस दिन बंद, कभी कभी उसी दिन खोल भी देता है लेकिन आमतौर से नहीं खुलता। और एलसी में मिसाल के तौर पर हर शेयर जो है, मतलब मिसाल के तौर पर सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया, एकदम से हर आदमी बेचना ही चाह रहा है, बिल्कुल डर का माहौल। पिछले साल इसी मौके पे 3-4 दिन लगातार एलसी लगा था, आप देख लीजिएगा, आप चार्ट निकाल के देखिएगा, अप्रैल में जो अप्रैल के मौके पे जो मार्केट गिरी थी, तकरीबन 5, 6, 7 अप्रैल के आसपास वाली शक्ल देखिएगा, उस मौके पर नजर आएगा, तकरीबन रोजाना एलसी लग रहा था हर शेयर के अंदर, 2-3 दिन तक लगातार सबकी हालत डाउन हो गई थी मार्केट के अंदर। तो क्या हुआ, फौरन सेबी क्या कर देता है, रोक देता है। अब यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, मेनी वांट टू सेल, बहुत से लोग बाय करना चाह रहे हैं, तो नो वन वांट टू सेल, यानी कोई खरीदने, कोई खरीदने सेल करने नहीं चाह रहा। तो ऐसी हालत में क्या, हाई डिमांड, यानी डिमांड बढ़ती, सप्लाई कम होती है और प्राइस क्या होती है, ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ जाती है। जैसे अभी पेट्रोल का ले लीजिए, गैस का ले लीजिए, इसकी वजह क्या है, सप्लाई कम हो गई, हुर्मुज को बंद कर दिया ईरान ने, वहां से पेट्रोल और डीजल पहुंच नहीं पा रहा है यहाँ पर, जाहिर बात है जब वो पहुंच नहीं पा रहा है तो यहाँ पर मारा मारी पड़ी हुई, इस किस्म की चीजें नजर आती हैं। बात समझ मैं, मैनी वांट टू सेल, हर आदमी सेल करना चाह रहा है, हर आदमी क्या करना, कोई खरीदने नहीं चाह रहा, एकदम डर का माहौल। अब शेयर के अंदर क्या हुआ, डर का माहौल पैदा हुआ इस वक्त, हर आदमी बेच रहा है कि यार पता नहीं कितनी लंबी जंग चली जाए। और जाहिर सी बात है, जब ये बताइए कंपनियों का मकसद क्या होता है कि चीजों को बनाना, गाड़ियों को बनाना, उसको खरीदो फरोख्त करना, लोगों के दरमियान पहुंचाना, तो लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, जब कंपनी को फायदा होगा शेयर मार्केट में फायदा होगा। लेकिन क्या, जब जंग का माहौल हो, तो जिस मौके पर महंगाई बढ़ जाए, जिस मौके पर लोगों के खाने पीने के लाले पड़ जाए, वहां पर लोग कंपनियों में पैसे डालेंगे, डाल के बैठेंगे, हर आदमी पैसा निकाल के बैठेगा, यार कैसी इमरजेंसी आ जाए, तो एकदम सेलिंग का प्रेशर बना हुआ, तो इस किस्म से क्या, जब सेल होता है तो लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट की कीमत तो हर शेयर में होती है, लेकिन जिस शेयर के अंदर बहुत ज्यादा अपर सर्किट या लोअर सर्किट हिट होता हो, यानी आए दिन अपर सर्किट मार देता है वो शेयर, यानी एकदम से प्रेशर बन गया बाय का और अपर सर्किट लग गया, ये आए दिन लोअर सर्किट बनता है, तो ऐसे शेयर से हमें परहेज करना चाहिए। आमतौर से जो लार्ज कैप या मिड कैप की कंपनीज होती हैं, उसमें ये सूरत हाल बहुत कम नजर आती है, बस हमारे के अंदर।
ये सब आमतौर से स्मॉल कैप के अंदर, ये बहुत कम पैसे वाली जो कंपनियां होती हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, उनके अंदर ये लगता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों के अंदर खतरात ज्यादा होते हैं, फिर आदमी एकदम से भागने लगता है वहां से। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसी कंपनी से परहेज करना चाहिए। यही वजह है कि स्मॉल कैप वगैरह से बचने के लिए कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि इसमें जब लोअर सर्किट लगने लगता है तो आप बेच नहीं पाते हैं। यानी मार्केट इधर खुली, 1 सेकंड के अंदर इतना प्रेशर उसके ऊपर होता है सेल का, कि लोअर सर्किट लग गए, आप ऑर्डर डाले डाले, इतनी देर में आप बेच नहीं पाएंगे, आपका 5% का लॉस हो गया। फिर अगले दिन आप बैठे हुए कि सेल कर देंगे, फिर अगले दिन आराम से लोअर सर्किट लग गया, फिर अगले दिन बैठे हैं सेल कर देंगे, फिर आराम से लोअर सर्किट लग गए। तो ऐसी सूरत हाल अभी 1 आध महीना पहले पेश आई थी। टीवीएस इलेक्ट्रिक था, बहुत से लोगों ने खरीदा, अब सबक नहीं देखते हैं तो यही सूरत हाल पेश आती। अब उसका रोज लोअर सर्किट लग रहा है, मुझसे मुझसे हेल्प मांग रहे हैं कि ये सेल नहीं हो रहा। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई सेल नहीं हो रहा तो वीडियो बना के भेजो, तो समझ में आएगा क्या वजह है। अब बना के भेज रहे तो मैं देख रहा हूँ उसका लोअर सर्किट लगा बैठा हुआ, तो कहाँ से सेल हो जाएगा? लोअर सर्किट लगा हुआ तो कहाँ से सेल हो जाएगा? तो इस इस्तेलाह को आप समझ लीजिए कि जब भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो अव्वल ये देख लेना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे शेयरों से जिसमें आपको बहुत ऐसी सूरत हाल हो वहां पर बचना चाहिए। और ऐसी सिंपल सा कि किसमें लोअर सर्किट ज्यादा लगता है, मैं एक सिंपल उसका सिंपल सी बात है कि छोटी कंपनियां जो ज्यादा होती है उसमें ज्यादा खतरा होता है। और अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट में कैंडल उसकी ऐसी नजर आएगी, यूं, अगली यहाँ है, अगली यहाँ है, अगली यहाँ है, और ऐसी कैंडल के अंदर डंडा हुआ नजर नहीं आएगा। यानी यहाँ से चले कोई बेचने वाला है ही नहीं, ऊपर ही डायरेक्ट यहाँ अब देखिए, धमाधम पूरी हरी हरी कैंडल बन रही, कोई डंडा भी नहीं नजर आ रहा, यानी पूरी तरीके से बायर हावी, सेलर को है ही नहीं। तो जब लोअर सर्किट लगेगा तो ऐसे लगेगा, एक कैंडल यहाँ बनी, कैंडल यहाँ बनी, एक कैंडल यहाँ बनी, ऐसे तो एकदम से शेयर नीचे भी आता है। अब अगर डंडा होता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसमें दोनों लोग हैं, ये यहाँ ऊपर ले गए, ये नीचे लाए, लेकिन एकदम से बाइंग का प्रेशर या सेलिंग का प्रेशर जब बनता है तो इस किस्म की चीजें पेश आती हैं। तो ऐसे शेयर से थोड़ा परहेज कर लेना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा इसमें लॉसेस के चांसेस होते हैं और कंपनी आधी हो जाया करती है, डूब जाया करती है। ऐसी कंपनियां ही डूबती हैं आमतौर से। चलिए, बाकी अब मैं ले चलता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। एक चीज और समझिए, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं ना, ये सब नॉर्मल मार्केट के अंदर काम करते हैं। जब पैनिक का माहौल होता है और जब बुरी तरीके से जब गिरावट आती मार्केट के अंदर, या कोई डर या खौफ का माहौल होता है ना, ये सब कुछ भी काम नहीं करता है। अभी आप निफ्टी को देख लीजिए यार, मसलन कोई चीज गिरता है तो एक कोई लिमिट होती है। बस हमारी हमारी पहले निफ्टी अगर 1% गिर जाता था महीने भर में या 2 महीने में, कभी निफ्टी अगर 1% गिर जाता था तो न्यूज बन जाती थी। न्यूज क्या बन जाती थी कि निफ्टी क्रैश हो गया, निफ्टी क्या हो गया, क्रैश हो गया। लेकिन जब जंग वगैरह का माहौल चलता, अब खास तौर से देखिए रशिया और यूक्रेन की भी जंग चली थी, तो ऐसे मौके पर मार्केट बनी थी, लेकिन फिर उसको आदत हो गई। लेकिन अब ईरान का मसला ऐसा आकर के फंसा हुआ ना यहाँ पर, कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। बासमती, क्योंकि पूरी दुनिया का मतलब एक अच्छा खासा तेल उसके रास्ते से निकलता है, उसको बंद कर दिया उसने। अब समझ लीजिए कि जो क्रूड ऑयल वहां से आता है, उसी से हवाई जहाज का फ्यूल बनता है, उसी से गाड़ियों का बनता है, उसी से डामर रोड का बनता है। और पूरी दुनिया की मार्केटिंग किस पे टिकी हुई? ट्रांसपोर्ट पे। भाई गाड़ियों के जरिए तो सामान इधर उधर जाता है। जब सारी चीजें, जब पेट्रोल वो सब महंगा होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा, असर पड़ रहा है। और अमेरिका जैसा मुल्क और इसराइल जैसा मुल्क कहीं ना कहीं घबरा गए, एक तरीके से समझ लीजिए। लोग, बड़े बड़े माहिरीन कह रहे हैं कि फंस गए ये लोग, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। न ईरान को उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। अब एक तरफ उसकी जिद है पगले की कि भाई अपनी इज्जत में आंच आएगी, और एक तरफ ईरान इस बात पे तैयार है कि भाई मर जाएंगे लेकिन मार करके मरेंगे। तो सूरत हाल ऐसी नाजुक हो गई कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है। मैं बात यहां से शुरू की थी कि निफ्टी अगर 1% गिर जाता था तो न्यूज बन जाती थी, पेपरों में आ जाता था, हाहाकार मच जाता था कि निफ्टी 1% गिर गया, निफ्टी 1.5% गिर गया। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि निफ्टी रोजाना 1.5-2% गिर रहा है। लेकिन अब आदत बन गई लोगों की, देखिए आज भी 2% गिरा हुआ है निफ्टी, मतलब आज से मुराद कल 2% गिरा हुआ है। पहले क्या होता था, 1% गिरा तो न्यूज बन गई। और देख मतलब एक लिमिट है, देखते देखते 25,000, 26,000 से 23,000 आ गया, देखते देखते कहिए 20,000 पहुंच जाए 2-4 दिनों के अंदर। तो ये सूरत हाल ऐसी है, तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ करिए और देखिए। लेकिन जो लोग नए होंगे उनके ख्याल में एक बात बच जाती, क्योंकि होता नहीं कि भाई हम लोग जब मार्केट में जो नए लोग आए वो यही देख रहे हैं कि यार गिर ही रहा है यहाँ, पैसा नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है, पैसा बनता है, लेकिन वही कि सब्र का मुजाहिरा। मैं यही कहूंगा कोई भी खरीदो फरोख्त अभी ना करें, बिल्कुल सब्र का मुजाहिरा करें। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं। लेकिन यही चीज समझ लीजिए कि दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, चीजें फिर नॉर्मल होगी इंशाल्लाह। कोरोना में निफ्टी बुरी तरीके से आधा हो गया, ऐसे उससे पहले भी मौके आए कि आधा हो गए, लेकिन बाद में चीजें रिकवर हुई। तो कहने का मकसद है कि ऐसे मौके पर ये कोई एनालिसिस काम नहीं करता है।
तो बहुत से लोग पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दो चार बातें अर्ज कर दी कि भाई थोड़ा सा ऐसे मौके पर क्या करें, परहेज करें। चलिए, मैं क्या दिखाने जा रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल भी खरीदो फरोख्त ना करें, खासतौर से नए हजरात ऐसे मौकों पर। सिर्फ प्रैक्टिस और चीजें समझें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ही चीजें फायदा करेंगी। अभी मार्केट गिर रही है, और उसके गिरने का कोई रीजन नहीं, बस सिंपल से एक रीजन है, जंग। और उसके लिए यही बात जो मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई 1% अगर निफ्टी गिर जाता था तो न्यूज बन जाती थी। अभी निफ्टी रोजाना 2%, 1%, 2.5% ऐसे ऐसे गिर रहा है, और अब लोगों को आदत भी हो गई, कोई न्यूज वूज नहीं बन रही, सबको पता चल गया कि भाई हाँ ये हो रहा है। चलिए, मैं तकरीबन इस जगह पर मैंने खुद ट्रेडिंग की थी, एक पुराना चार्ट है ये, तकरीबन 2024 के आसपास। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सिंपल सा, थोड़ा साफ मार्किंग करेंगे ऐसे खोल करके। ठीक है, मैं दिखाने के लिए, ताकि थोड़ा एरिया ज्यादा आपको दिखे, मैं थोड़ा सा यूं कर रहा हूँ। चलिए, हमने क्या किया, यहाँ से प्राइस उठी, यहाँ से प्राइस उठी, सिंपल सा हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है और मार्किंग कर दी, ये लिया मैंने। और ये सिंपल सा कैंडल के बॉडी से भी और विक से भी कर सकते हैं, बेहतर है कि विक से करें आप। चलिए, ये मैंने मार्किंग कर दिया। अच्छा, एक सिंपल सा इसका तरीका ये, लेकिन इसमें क्या होती है, लाइन बहुत सटीक होती है, यानी कि अब इसका सपोर्ट लेवल क्या है, ये 530 का एरिया, आप देखिए। इससे हम समझ जाएंगे कि एरिया की मार्किंग की, उसकी मार्किंग यहाँ दिखा देता है कि इतने पे हमारी मार्किंग हुई 530 पे। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सटीक लाइन होती है, हम घबरा जाते हैं ऐसी सूरत के अंदर कि यार प्राइस 529 जैसे होगा, हम समझ लेते हैं ब्रेक डाउन हो गया। तो इसके हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लंबी चौड़ी लाइन मार्क करते हैं इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा चौड़ी लाइन से ये होता है कि थोड़ा सा, एक मिनट, अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, लंबी कर देता हूँ सेटिंग में जा करके। चलिए, इस तरीके से एक लंबी लाइन हमने मार्क कर लिया, तो अब थोड़ा एक लंबा एरिया हमको मिल जाता है, एक लंबी लंबा एरिया हमको मिल जाता है। तो अब प्राइस बिल्कुल ऐसा नहीं कि सटीक उसी लेवल पे आउट कर उठ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे हम ऊपर रेजिस्टेंस भी मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए भी रेक्टेंगल ले लेंगे, मान लो यहाँ से हम मार्क करते हैं थोड़ा सा चौड़ा एरिया इस तरीके से। तो इस जोन में, इसीलिए मैंने कहा जोन, एक सटीक लाइन नहीं बनानी, एक जोन बनाना हमको, थोड़ा सा एक 8% का, कुछ परसेंट का जोन बनाना है अब जोन बना लिया। अब इसी बेस के ऊपर हमने यहाँ पर खुद ट्रेडिंग की है। अब देखिए, सिंपल सा आप देखिए, यहाँ पर जब भी प्राइस गिर करके सपोर्ट लेवल के आसपास है, मान लो आपने यहाँ बना लिया, तो आगे मुस्तकबिल में फिर यहाँ आएगा, यहाँ अभी आपको इतना नजर आ रहा है, अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा जो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काम करता ही। अब जब इस लेवल पे प्राइस आए, कैंडल को आप मिलाइए, और कैंडल के ज़ाब्ते के मुताबिक जो कैंडल बने उसके हिसाब से आप यहाँ पर बाय करिए, और इन लेवल के पास में आप क्या करें, सेल करें, ऐसे ऐसे लेवल के पास में आप क्या करें, सेल करें। देखिए, इसको मैं लिख भी देता हूँ। हमको बड़ी मतलब कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और बड़ा ताज्जुब होता है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करना चाहते हैं। चलिए, इसको क्या दिक्कत है मार्क करने में, कुंद से कुंद और गबी से गबी जहन का तालिब इल्म भी होगा, वो भी मार्क कर लेगा। अब सिंपल सा, ये हैमर बना, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय, इस लेवल से अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रही। मान लो इसी लेवल के ऊपर अगर कोई 5-6 मरतबा 10 मरतबा ट्रेडिंग करे ना, इस छोटे से मकाम के अंदर तकरीबन तकरीबन हमको 12% मिल जा रहा है। 10-15 दिन के अंदर 12% क्या होता है, 1 लाख डाला, 12,000 मिल गया, बहुत होता है ये। अब यहाँ पर देखिए, चलते 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 चलते, अब आप देखिए, ये लेवल लगातार एक बनाया आपने, 10वीं मरतबा उस लेवल से आपने ट्रेडिंग की, फिर यहाँ पर करता है ब्रेक डाउन। देखिए कैसे ब्रेक डाउन किया मैंने, ब्रेक डाउन के बाद क्या कहा, कैंडल बाहर हो, बाहर करने के बाद में रिटेस्ट करता है, क्या करता है, रिटेस्ट करता है प्राइस, और फिर प्राइस नीचे आ जाता है। तो अब जो पहले आपका जो सपोर्ट था ना, वो बन गया रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, प्राइस नीचे आई, अब आप खुद ही देखिए, ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस बन गया। पहले ये क्या था, ये देखिए, पहले ये था सपोर्ट, यहाँ पे लिखा पहले था सपोर्ट, अब क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बन करके कैसे फॉलो किया, ये कोई गलत नहीं, देखिए फिर यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस फॉलो किया, तो अब इसका सफर जो यहाँ का खत्म, सिंपल, सब नीचे चल रहा है। इसीलिए आसान नहीं होता प्राइस को दोबारा यहाँ पर चले जाना। अब इसके दरमियान में इसका सफर क्या है, चलता रहेगा इस तरीके से। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट हम नीचे कहीं मार कर लेंगे, मसलन मैंने यू मार कर लिया कि चलो भाई, यहाँ से प्राइस 2 मरतबा उठी, तो ये सपोर्ट उसका हम मान लेते हैं। तो अब इस तरह इसके दरमियान में प्राइस चलेगी। अच्छा, अब आप खुद देखेंगे,
फिर यहाँ पर कहीं होता है, इस दरमियान में भी 2-3 मरतबा सफर इसका चलता है, और फिर उसके बाद में प्राइस इसको भी ब्रेक डाउन करता है, और फिर अगला सपोर्ट यहाँ से ले लेता है इसको। अब इसको हम अगर मार्क करेंगे, और इसको हम इधर आगे को भी ले जाएंगे, इधर का एरिया भी हमने देखा भी नहीं है। यहां से आपको प्राइस उठती हुई नजर आएगी, इस लेवल से, और उसी लेवल से यहाँ से प्राइस फिर उठी, नेक्स्ट सपोर्ट तक प्राइस आ गई, नेक्स्ट सपोर्ट तक क्या हो गई, प्राइस आ गई। तो अब इसका ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर आप देखिए अगली मरतबा प्राइस यहीं से फिर उठी, फिर एक मरतबा फिर इसको ब्रेकआउट करेगी, अब फिर इसके दरमियान में इसकी गाड़ी चलने लगी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बन गया। अब आप खुद ही देखिए, इसकी गाड़ी जो चल रही, वो चाहे ऊपर वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान हो चाहे नीचे वाले, लेकिन चल रही रूल के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चल रही। आप देखिए अब अगली मरतबा, अब ये बताइए, ऊपर वाला सपोर्ट मैंने साल भर पहले बनाया था, कहाँ बनाया था, साल भर पहले, फिर प्राइस यहाँ तक आ गई, लेकिन फिर एक मौका फिर आता है, फिर प्राइस तोड़ ताड़ के ऊपर निकलती है, और फिर जो हमारा जो पुराना वाला जो यार था हमारा, उस यार को फिर से ये 3 मरतबा सपोर्ट बनाता है, यहाँ बनाता है, यहाँ बनाता है, यहाँ कितनी मरतबा बनाया, 3 मरतबा। कब बनाया था हमने, 2024 के अंदर। अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, इतने लेवल पे, और न सिर्फ ये कितने लेवल पे, यहाँ भी बनाया, और यहाँ भी बनाया। और गजब की बात यह है कि मैं इसको अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बना हुआ ना, जब मैं इससे पहले की बैचेस पढ़ा हूँ तो मैं यहीं पर था, कहीं यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं बना के दिखाया था, तो उन सबको इसने कहीं ना कहीं फॉलो किया। ये हमारा पुराना यार यहाँ कब का था, ये हमने बनाया था सितंबर 2024 के अंदर, और कब फॉलो कर रही इस लाइन को, इधर आप देख लीजिए, जनवरी 2026 के अंदर फिर उस लेवल पर आई। ये रेजिस्टेंस हमारा फिर उसी जगह पे काम आया। देखिए कैसे काम किया इसने, इस तरीके से, और कितनी मरतबा काम किया, कब का बनाया हुआ, 1.5 साल हो गए तकरीबन। बात हमारी हमारी, मान लीजिए आपके सामने ये सब नहीं था, जब इतना ही बना था तो ये आपने बना के छोड़ दिया था, लेकिन काम कहाँ तक किया। अब आप सोच रहे हैं मौलाना साहब ये तो बन गया, तो आप दिखा रहे हैं ये बन गया। अरे भाई, तो अभी आपकी बैच में बन गया ना, अभी गुज़श्ता 2-3 महीने पहले जो बैच में हमने यही चीज पढ़ाई थी, तो उसमें तो ये नहीं बना हुआ था ना, उसमें तो यही कहीं आसपास में हम थे। बस में इसी तरीके से चीजें हर शेयर के अंदर क्या करती हैं, काम करती हैं। अच्छा, अब आपको मैंने एक चीज और कही थी कि हमेशा ब्रेकआउट के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें ब्रेकआउट के अंदर हमेशा क्या वॉल्यूम देखना होता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। तो जब कभी भी इसका वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा। अब आप देखिए, ये रजिस्टेंस था ना इसका, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम के साथ किया, प्राइस ऊपर गई। तो एक सिंपल लेवल इसके अंदर है और एक ब्रेकआउट वाला, यहाँ देखिए। अब इसका ये सपोर्ट था, ये रजिस्टेंस था, अब इसको ये ब्रेकआउट करता है, देखिए कैसे वॉल्यूम, भर भर के वॉल्यूम आ रहे हैं नीचे, भर भर के वॉल्यूम आ रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें हमारी नजर आती हैं। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसी के अंदर, वीक के अंदर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 10-10 साल तक एक एक सपोर्ट हमारा काम करता है। अगर इतनी सिंपल सी चीज के लिए मेहनत ना करो तो बेकार है, बेकार है। फिर आप ये सोचते होंगे कि यार 500 होता है, इतना कौन पढ़ेगा चल करके। देखिए आप इस लेवल को देखिए, मान लो जब प्राइस यहाँ थी, किसी ने यहाँ पे बना दिया सपोर्ट, किसी ने क्या बना दिया यहाँ पर सपोर्ट, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये बना दिया रेजिस्टेंस, कब बनाया ये, नीचे देखिए लिखा हुआ 2014 या 15, 2014-15 के अंदर। अच्छा, ये कहाँ तक काम कर रहा है मैं आपको दिखाऊं। अभी एक सपोर्ट इसका ये है, और रेजिस्टेंस का क्या ये, अब आप मैं आगे ले चलता हूँ, 2015, 2016 के आसपास प्राइस यहाँ से उठी, 2017 में भी ये प्राइस यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहीं से उठी। अच्छा, यानी गोया कि अब ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसको सपोर्ट ले रही प्राइस बार बार। फिर 2019 के आसपास प्राइस फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर 2000, अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट। मान लीजिए फिर 2015 का बनाया हुआ, 2019 के अंदर तकरीबन प्राइस आके इस रजिस्टर सपोर्ट को तोड़ देती है, रोकने में कामयाब नहीं हो पाती। तो जब गिरती है प्राइस ना, तो फिर उसका जो पुराना वाला यार था, सपोर्ट था, तकरीबन कब बना था, 2014 के अंदर, फिर उस लेवल से देखिए प्राइस उठी, प्राइस उस लेवल से उठी, और फिर उसके बाद में एक वक्त फिर आया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहाँ बेहतरीन सा ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम के साथ किया, बेहतरीन सा रिटर्न यहाँ से दिया,
और फिर एक जगह फिर आती है कि इस दरमियान में गाड़ी चलती रहती है, फिर अपने पुराने वाले यार को जो सपोर्ट था फिर सपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। तो हमारा कहने का अभी देखते हैं आगे प्राइस कहाँ। हमारा कहने का मकसद ये है कि एक सपोर्ट एक रजिस्टेंस 10-10 साल तक काम करते हैं और प्राइस उस लेवल पर आकर बार बार आपको रिएक्शन करते हुए नजर आएगी आएगी। बात समझ रही हैं? अब मान लो अब इसके पीछे हमें नहीं पड़ना है भाई। अब इसके पीछे हमें नहीं पड़ना है, हमें ऊपर के सपोर्ट के लेवल तलाशने हैं। मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ है, सिंपल सा इसकी मार्किंग करिए आप, यहां से देखिए और करीब जाइए, ये लेवल इसके लिए है हमें। तो जो गाड़ी हमारी चलेगी ना वो इसी जाब्ते के हिसाब से चलेगी, हमें अंदाजा कुछ भी नहीं मारना है। बात समझ गए? मान लो इसको भी तोड़ देता है तो और नीचे आएगा। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग क्या करती रहनी है। इसी में आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी आपको मिल जाएगा। मजीद मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, कि आप देखिए बनाइए कि क्या नजर आ रहा है आपको, कैसे गाड़ियां चल रही हैं। पढ़िए तो कम से कम। देखिए बेहतरीन सा ब्रेकआउट किया, ये गुज़श्ता सबक का होगा, थोड़ा सा बेहतरीन सा ब्रेकआउट रिटेस्ट, लेकिन रिटेस्ट कर रहे हैं तो प्राइस रोक नहीं पाए, नीचे आ गई। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को ले चल के चलते हैं। गुज़श्ता सबक और ये सबक बहुत ही ज्यादा अहम था। तो हमें जो गाड़ी अपनी पकड़नी होती वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बीच में गाड़ी पकड़ने का कोई लॉजिक नहीं होता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं निफ्टी की बात कर रहा था ना, जरा सा निफ्टी को खोलने दो हमको। ये आपको मैं दिखाऊं। हाँ, ये इसी लेवल के आसपास की बात है। ये गुज़श्ता साल, हाँ, अप्रैल की कैंडल है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट है और ये क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जहन से निकल गया, गैप अप है। हाँ, अब ये प्राइस जब यहाँ गिर रही ना तो दरमियान में कितना बड़ा गैप है, आप देखिए कितना बड़ा गैप। कहते हैं कि प्राइस हमेशा कभी ना कभी इस गैप को फिल करने आता है, जो ये गैप छोड़ के चला जाता है। अब आप देखिए इस लेवल पे प्राइस ऐसे लेवल पे आके खड़ी हुई है कि पूरी कोशिश करेगा निफ्टी यहाँ से उठने की। अब अगर, लेकिन बड़ी ही वो बात है, क्या बोलते हैं, अफसोस बात है कि मतलब इसको भी ब्रेक कर दिया तो अब इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है 22,900 के आसपास तक तकरीबन। तो बड़ी ही खराब सूरत हाल के अंदर फिलहाल तो निफ्टी चल रहा है, लेकिन कहने का मकसद हुआ कि इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ले सकते हैं। ये वीकली की हमने मार्किंग किया, वीकली के अंदर आप देखिए बहुत वाजे नजर आ रहा है गैप, दोनों कैंडल के अंदर कितना बड़ा सा गैप है। हमेशा माहिरीन ये कहते हैं कि जब भी इस तरीके की सूरत हाल होती है इसको गैप को फिल करने आता है। अब मान लो इस लेवल को अगर उठा दिया यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा लेवल भर करके जाएगा, ये गालिब गुमान इसके बारे में ये। और लेकिन वही चीज है, अब सबक हो गया आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बड़ी बड़ी गिरावटें मार्केट के अंदर आई हैं। देखिए गुज़श्ता साल इसी मौके पर तकरीबन निफ्टी ऐसे ही गिरा था, लेकिन सब रिकवर होता अल्लाह का शुक्र है। तो ये मनफी जहन न बना के बैठिए मार्केट के अंदर कि पैसा नहीं बनता। देखिए पिछले साल बहुत बुरी गिरावट यहाँ से आई, लेकिन फिर रिकवर हो उसी लेवल के आसपास फिर गया निफ्टी। अब आप देखिए, हम सिंपल सा ये लेवल मार्क करें, 2024 के अंदर भी इसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी थी। आप देखिए 2024 के अंदर सितंबर के अंदर मार्केट यहीं से गिरी थी, यहां तक गिर के आई थी। 2001 साल हो गए रिकवर करने में। एक साल के बाद 2025 के नवंबर में फिर मार्केट इस लेवल पर पहुंची और 3-4 मरतबा कोशिश की कि इसको ब्रेक करके निकल जाए रेजिस्टेंस को, लेकिन नहीं, उसका रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट गिर करके नीचे आई। फिर मार्केट गिर करके नीचे आई। अब देखना है क्या होता है आगे। ऐसे मौके में तो कुछ भी काम नहीं आता है, लेकिन बहरहाल दुनिया खत्म नहीं होनी, इंशाल्लाह रिकवरी आएगी। चलिए सबक मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर किसी का कोई सवाल है सबक से रिलेटेड तो वो कर लें।